यस स्टूडेंट, अपन प्रकाश जो हमारा अध्याय था उसमें बात कर रहे थे और हमने परावर्तन की जानकारी आपको दे दी थी इससे पहले वाले लेसन में। आज हम बात करेंगे प्रकाश पर आधारित दूसरी घटना अपवर्तन की। स्टूडेंट, जहां परावर्तन में अपारदर्शी माध्यम होता है वहीं अपवर्तन में जो माध्यम होता है वह पारदर्शी होता है। इसमें दो माध्यम होते हैं। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों की जो प्रकृति होती है उसमें भिन्नता होती है और भिन्नता होने के कारण जो प्रकाश की किरण का जो वेग है वो परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होने के कारण वह अपनी मूल दिशा से भटक जाती है, विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है। इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप इसको यह बता सकते हैं कि प्रकाश या जब प्रकाश किरण एक माध्यम जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। जैसे माना ये हवा है या जिसे आप वायु कहते हैं, ये पानी है या जल है। अपन सारे मानते हैं कि हवा जो है उसमें माध्यम के कण जो हैं वह दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इस माध्यम को कहते हैं विरल माध्यम। और जल जो है इसमें माध्यम के कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सघन माध्यम। तो ये हो गए दो माध्यम, फर्स्ट और माध्यम सेकंड, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड। जब प्रकाश की किरण पानी से हवा में जाएगी या हवा से पानी में प्रवेश करेगी तो दोनों माध्यमों में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह दोनों माध्यमों के ये जो पृथक्कारी तल पर है यहां पर विचलित हो जाएगी। माना ये किरण यूं आ रही थी तो सपोज यूं मुड़गी तो ये विचलित होगी, इसकी रियल दिशा तो ये थी, लेकिन प्रकाश की किरण जो है वह इस दिशा में चलेगी तो ये विचलन हो गया। दूसरा, ये प्रकाश की किरण जा तो यूं रही थी, जाना तो इस दिशा में चाहिए था इसको, लेकिन ये माना यहां न जाकर के इस दिशा में चलेगी तो ये विचलन हो गया और इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है माध्यम। बता देते हैं स्टूडेंट माध्यम क्या होता है। स्टूडेंट माध्यम दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है। एक होता है सरल, जिसे हमने दूसरा नाम दिया है विरल माध्यम, विरल माध्यम, और दूसरा होता है सघन माध्यम। अब विरल माध्यम किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण जो हैं वह दूर दूर होते हैं, वह तो होता है विरल माध्यम। और ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण जो हैं वो पास पास होते हैं, बीच की दूरी बहुत कम होती है, उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। यदि हम विरल माध्यम की बात करें स्टूडेंट तो इसमें आएगा जल या वायु। उससे भी पहले वायु जो है वह विरल माध्यम है। सघन माध्यम में आप जल ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, ग्लिसरीन ले सकते हैं, ग्लिसरीन। कभी कभी इनको लेकर के भी पूछा जाता है कि इनमें कौन अधिक सघन है, तो जल से कांच जो है वो अधिक सघन है और जल से ग्लिसरीन सघन है, ग्लिसरीन से कांच अधिक सघन है। इस बात का भी आप पूरा ध्यान रखेंगे। अब बात आती है अपवर्तन का कारण। दूसरा जो टॉपिक बनेगा वह बनेगा अपवर्तन का कारण। इसकी परिभाषा आपके सामने आ गई।
कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली तल पर वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इसे अपवर्तन कहते हैं। आराम से समझ आ गया होगा। अब दूसरा है अपवर्तन का कारण। तो सीधा सा है, दोनों माध्यमों की प्रकृति में भिन्नता होना। दोनों माध्यमों की प्रकृति में भिन्नता होना, ये तो हो गया अपवर्तन का कारण, और ये हो गए माध्यम के प्रकार, अपवर्तन की परिभाषा। अब हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनको हम देखते हैं, तो हो जाएगा अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण। अब स्टूडेंट बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे कांच का गिलास है और पानी से भर दिया है और उसमें पेंसिल रख दी है, तो वह मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो पहला हो गया, कांच के गिलास में जो कि पानी से भरा हुआ है, रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। दूसरा हो जाएगा, कांच की गिलास है, पानी से भरी हुई है, उसमें आपने सिक्का रख दिया है या नींबू रख दिया है, तो स्टूडेंट वह अपनी ओरिजिनल स्थिति से, मूल स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यह भी अपवर्तन पर आधारित दूसरी घटना है। तीसरी घटना में आप देखते हैं, तारे जो होते हैं आसमान में वो टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना। चौथी घटना आप देख सकते हैं, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो उदय होने से पूर्व और अस्त होने के बाद सूर्य हमें दिखाई देता है। यह भी अपवर्तन पर आधारित है, हालांकि वो वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। तो सूर्योदय व सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, ये घटनाएं दैनिक जीवन में जो होती है वह अपवर्तन पर आधारित होती है और हमें दिखाई देती है। अब स्टूडेंट एक प्रश्न छोटा सा यहाँ और बनता है कि जब अपवर्तन होता है तो जो प्रकाश की किरण होती है उसकी जो आवृत्ति रहती है, वेग में तो परिवर्तन होता है, हमने कह दिया कि वेग जो है वो चेंजेस करता है, तब तो यह अपवर्तन की घटना होती है। लेकिन आवृत्ति में क्या कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है? बोर्ड में एक दो बार पूछ लिया गया कि अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति जो है वही रहती है या परिवर्तित हो जाती है, तो उस समय आपको कहना है कि इसकी आवृत्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकाश की किरण की जो आवृत्ति है वो वही रहेगी अपवर्तन के दौरान। इसको ढंग से देख लेना। तीसरी बात इसमें एक और आती है कि जो प्रकाश की किरण होती है उसका सर्वाधिक वेग जो है वो कहाँ होता है, तो उस समय आपको याद रखना है कि निर्वात में जहां वायु नहीं है वहां प्रकाश की किरण का वेग जो है वो सर्वाधिक होता है। अब कितना होता है, यहां भी एक प्रश्न आता है, तो आपको कहना है निर्वात में प्रकाश की किरण का जो वेग होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह आंकड़ा बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखेंगे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये होता है इसका। अब प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होती है प्रकाश की किरण, तो उनका व्यवहार कैसा होता है? क्योंकि हमने ये तो कह दिया कि दो माध्यम होते हैं, एक होता है सरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। अब इन दोनों में प्रकाश की किरण का जो बिहेव होता है वो कैसे होता है, तो आपको याद रखना है। इस पर भी एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि अपवर्तन के समय
माध्यमों में प्रकाश किरण का व्यवहार, प्रकाश किरण का व्यवहार। स्टूडेंट एक बार इसे ध्यान से देख लोगे तो ये भूलोगे नहीं, और इसमें जो प्रश्न आएगा उसको आप आराम से कर लोगे। प्रकाश की किरण सरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी, सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। आपको कहना है कि सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, सरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा व्यवहार क्या होगा? अब सरल की जगह लिख दो सघन, सघन से, सघन की जगह लिख दो विरल, में जाने पर अभिलंब यहां तक सेम रहेगा। अब की जगह लिख दो से दूर चली जाती है। ये आपको भली भांति दिमाग में बिठाना होगा स्टूडेंट कि प्रकाश की किरण का व्यवहार माध्यमों की प्रकृति के अनुसार कैसे होता है। तो दोबारा देख लें, सरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये हो जाएगा अपवर्तन के दौरान माध्यमों में भिन्नता के कारण जो प्रकाश की किरण का जो है बिहेव वो हो जाएगा। अब अपवर्तन के लिए एक आवश्यक शर्त, प्रश्न पूछते हैं कि अपवर्तन कब नहीं होगा और अपवर्तन होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो आवश्यक शर्त स्टूडेंट, ये माध्यम है। अब इस माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब के लंबवत आती है तो उसका अपवर्तन नहीं होगा, यानी दोनों माध्यमों के लंबवत आने पर उसका अपवर्तन नहीं होगा। इसके लिए शर्त यह है कि प्रकाश की जो किरण है वह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के अभिलंब जो है वह नहीं आनी चाहिए। वापस सुन लें, जो प्रकाश की किरण है वह दोनों माध्यमों के अभिलंब के लंबवत नहीं आनी चाहिए, तभी अपवर्तन होगा। अब जैसा कि हमने आपको इसके उदाहरणों में कहा है कि तारे टिमटिमाते हैं, सूर्य जो है वो उदय से पहले और अस्त के बाद हमें दिखाई देता है। इसको लेकर के बोर्ड में प्रश्न किए, कई बार प्रश्न बनता है स्टूडेंट, सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। स्टूडेंट यह एक तरह की रेखा है, पृथ्वी का क्षितिज मान सकते हैं आप। अब यह जो है पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, मान लिया ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी में यहां माना आप रहते हैं, यहां आप रहते हैं, आपकी स्थिति है या प्रेक्षक की स्थिति कह सकते हैं। ये प्रेक्षक है जो प्रेक्षण ले रहा है या जो इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। ये पृथ्वी होगी। अब मैं बात करूं सूर्योदय की, ये अक्ष था। अब सूर्य सुबह के समय यहां है,
ये सूर्य हो गया और ये इसकी है वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति। अब मैंने कहा कि ये सघन माध्यम है, नीचे जो जो जाते हैं माध्यम सघन होता जाता है, वायु भारी होती जाती है, कण पास पास आते जाते हैं, और ये विरल माध्यम है। तो मैं इसको शो कर दूं, ये विरल मीडियम है और यह सघन माध्यम है। अब प्रकाश की किरण यहां से निकलती है और यहां जाती है, यहां जाने पर सघन से विरल में गई है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है और यह आपको सूर्य यहां की बजाय यहां दिखाई देता है। अब यहां से यहां गई प्रकाश की किरण, तो जाना तो इसको यों से यह था, ठीक है, लेकिन यह अविलंब से यूं हट गई, दूर हट गई। दूर हटने के कारण ये नीचे की तरफ आ गई, प्रेक्षक तक जब पहुंची और इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो किरण यहां से न आती हुई दिखाई देकर यहां से आती हुई दिखाई देती है। तो ये हो गई सूर्य की आभासी स्थिति, आभासी स्थिति। तो सूर्य था जो क्षितिज से नीचे लेकिन क्षितिज से ऊपर दिखाई दे रहा है। यही घटना सूर्यास्त के समय होती है। अब सूर्यास्त के समय सूर्य अस्त हो चुका है, ये सूर्य है और यह है इसकी वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति तो यह है। लेकिन अब जब प्रकाश की किरण जो है स्टूडेंट वो यहां से निकलेगी तो यह सघन माध्यम है, जाना इसको यों से ये था, जाना इसको यों से ये था, लेकिन ये विचलित हो जाएगी और विचलित होने के कारण ये यों मुड़ जाएगी और जब इसे मिलाया जाएगा तो सूर्य जो है वो यहां जहां वास्तव में स्थित है वहां दिखाई नहीं देगा और सूर्य जो है यहां दिखाई देगा। तो ये हो जाएगी आभासी स्थिति, आभासी स्थिति। तो स्टूडेंट यह अपवर्तन के कारण होता है कि सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य हमें दिखाई देने का आभास करवाता है, ऐसा लगता है कि उदय हो गया। सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी हमें ऐसा लगता है कि सूर्य अस्त अभी नहीं हुआ है। अब इस अपवर्तन से जुड़ा हुआ एक और बढ़िया प्रश्न बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को लेकर के 3-4 बार बोर्ड ने प्रश्न किया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। स्टूडेंट हमने ये कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो विचलित हो जाएगी। लेकिन जब प्रकाश की किरण का जो आपतन कोण है वह 90 डिग्री हो जाता है, आपतन कोण 90 डिग्री हो जाता है और उसे हम उस माध्यम का क्रांतिक कोण कहते हैं, माना क्रांतिक कोण कहते हैं। थीटा 90 डिग्री हो जाता है आपतित किरण का कोण का मान, आपतन कोण का मान जिसे अपन कहते हैं। लेकिन जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री से और अधिक बढ़ाया जाए तो ये प्रकाश की किरण जो है ये इस माध्यम में जाने की बजाय जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी उसी साइड में रहते हुए अंदर ही अंदर जो है वो रिटर्न हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो आपको कहना है कि जब प्रकाश की किरण होती है उसके आपतन कोण का मान, वापस ध्यान से सुन लेना, प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसका उदाहरण भी पूछते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, संप्रेषण सिस्टम है, संसार की जो प्रक्रिया है, इसमें जो फाइबर होते हैं, तंतु जो होते हैं, प्रकाश तंतु जिसे कहते हैं, प्रकाश तंतु जो होते हैं वह इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रख लेना स्टूडेंट। अब
एक और शब्द आता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जो आपका टॉपिक है इस लेसन का, वर्ण विक्षेपण क्या है स्टूडेंट? सूर्य का जो प्रकाश है वो श्वेत रंग का है, और हम ये भी जानते हैं कि इस श्वेत में 7 रंग जो होते हैं वह समाये हुए हैं, मिले हुए हैं। कल हमने बात किया था कि इनके जो 7 कलर हैं वह इस नाम से होते हैं विबग्योर। 7 नाम हैं। हिंदी में कहूं तो बे नी आ हो पी ना ला, ये 7 रंगों के नाम हो गए। अब ये जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है इसको यदि प्रिज्म में से गुजारा जाए, प्रिज्म जो होता है उसमें से इसको यदि गुजारा जाए तो प्रिज्म से गुजरने के बाद में सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नाम के साथ भी स्टूडेंट ये अपनी परिभाषा बयां कर रहा है। वर्ण यानी रंग, वर्ण यानी रंग, और विक्षेपण का अर्थ होता है बिखेरना, बिखरना, बिखेरना, ये होता है। तो रंगों का बिखरना, रंगों का फैलना जो है वह वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब स्टूडेंट इसको लेकर के एक और प्रश्न होता है यहां से वर्ण विक्षेपण के ऊपर कि जो 7 रंगों का जो दृश्य होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये भी कई बार प्रश्न बना है। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? ध्यान से नोट कर लेना स्टूडेंट कि सूर्य के श्वेत रंगों का 7 रंगों में विभक्त होने पर जो प्रतिरूप पर्दे पर प्राप्त होता है, जो मॉडल बनता है, जो फोटो लिया जाता है, वह स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब यहां से एक और प्रश्न बनता है कि कौन सा रंग जो है वह अधिक विक्षेपित होगा और कौन सा रंग जो है वो कम विक्षेपित होगा। स्टूडेंट ध्यान देना कि ये जो रंग है इनमें जो जो हम इधर की ओर जाएंगे विक्षेपण कम होता जाएगा, विक्षेपण कम होता जाएगा, और इधर की तरफ जाएंगे तो विक्षेपण बढ़ता जाएगा। और ये भी ध्यान दें कि इधर से यहां तक जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य जो है जिसको लेंथ ऑफ वेव्स कहते हैं, तरंग दैर्ध्य जो है वह बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये तो होगी सामान्य जानकारी। अब जो 2 प्रश्न बनते हैं वह कौन से बनते हैं इस पर। पहला प्रश्न बनता है स्टूडेंट कि जो खतरे के संकेत होते हैं वह रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं, लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? खतरे के इंडेक्स, खतरे के संकेत लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? तो आपको बिना रटे यहां से समझ लेना है कि लाल रंग जो है वो 7 रंगों में सबसे कम विक्षेपित होने वाला है, जिसका बिखराव जो है, फैलाव जो है वह सबसे कम होता है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य जो है वह इसकी सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण ये रंग दूर तक दिखाई देता है, अधिक दूरी तय करता है, उससे पहले बिखरता नहीं है। और यही कारण है कि खतरे के जो संकेत होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। दोबारा ध्यान रख लेना, यहां से प्रश्न आता है तो आपको ये 2 ही शब्द ध्यान में रखने हैं कि लाल रंग का विक्षेपण कम व तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका बिखराव कम होता है और यह अधिक दूरी तक दिखाई देता है। यही कारण है कि जो खतरे के संकेत है वो रेड रंग के बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है स्टूडेंट कि आसमान जो है वह नीला और समुद्र जो है वह भी नीला दिखाई देता है। आसमान को आप आसमानी भी मान सकते हो।
ये क्यों दिखाई देता? तो आपको कहना है कि ये जो रंग है, इन रंगों का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। आसमानी रंग जो होते हैं, ब्लू नीला होता है, ठीक है ना, तो इनका जो विक्षेपण होता है वो बहुत अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य कम होती है, ये रंग जो है बहुत अधिक फैलते हैं, जिसके कारण आसमान और समुद्र जो हैं वे नीले रंग के दिखाई देते हैं। अब आते हैं अपवर्तन के नियमों पे। कल हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम, और परावर्तन के नियमों में आपने जाना था कि दो नियम थे परावर्तन के। पहला नियम आपने कहा था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, आपने कल पढ़ा था। और दूसरा आपने पढ़ा था आपतित किरण अपवर्तित किरण का जो सम्मेलन बिंदु है और अभिलंब जो है वो एक ही तल में स्थित होते हैं, ये तो आपने पढ़ा था परावर्तन में। तो उसमें आज जो है परावर्तन की जगह अपवर्तन है, तो हमारा होगा अपवर्तन के नियम। परावर्तन के भी दो नियम थे, अपवर्तन के भी दो नियम है, बोर्ड पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है अपवर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। स्टूडेंट अच्छी तरह से देख लें, आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं, यह हो गया अपवर्तन का पहला नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम कि आपतित किरण के द्वारा बनाए गए आपतन कोण का मान, आपतन कोण आई, जया बोल सकते हैं आप, आई का मान अपवर्तन कोण साइन आर के बराबर होता है, या यूं कह सकते हैं कि ये कोण जो होते हैं दोनों का जो अनुपात होता है वह स्थिर होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट स्थिर होते हैं। यह है अपवर्तन का दूसरा नियम। अपवर्तन के दूसरे नियम का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्टूडेंट इस नाम से पूछते हैं कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप कहेंगे कि अपवर्तन का दूसरा नियम जिसमें आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर होता है, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्टूडेंट यह थी आज अपवर्तन और उससे जुड़ी हुई जानकारियां, अपवर्तन की परिभाषा, उसके नियम, दैनिक जीवन में उदाहरण, माध्यमों के प्रकार और हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन से कौन कौन सी घटनाएं जो होती है वो। और इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें सुझाव के रूप में दे सकते हैं, हम आपकी इन समस्याओं का हमारे इसी चैनल से समाधान करके बताएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।